हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक है अ कंपैरिजन बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसमें हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं इनको फाइंड आउट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अक्सर बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी को साथ साथ पढ़ा जाता है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल तो उठता ही है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो पहले डिफरेंसेस से स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं। सो स्टार्टिंग विद द डिफरेंसेस, जो सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, वो है दैट बैलेंस ऑफ पावर इज अ कंपेटिटिव सिस्टम whereas collective security is a competitive system. बैलेंस ऑफ पावर एक कंपेटिटिव सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेट्स एक दूसरे के साथ compete करती हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ compete ही तो करते हैं सो दैट एक जस्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जा सके इंटरनेशनल सिस्टम में। अब ग्रुप ए है जिसमें 4 से 5 कंट्रीज हैं, वो बहुत पावरफुल ग्रुप है। तो दूसरी तरफ से एक ग्रुप बी बनाया जाएगा जिसमें अगेन 4 से 6 कंट्रीज होंगे और ग्रुप बी ग्रुप ए की पावर को मैच करने की कोशिश करेगा। तो ये कंपटीशन ही तो हुआ। बेशक उस कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव ये हो कि इंटरनेशनल लेवल पर पावर्स का एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाए ताकि किसी भी एक ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जाए। वहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। इसमें देश जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ सो दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। और अगर कहीं पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट है तो उसके अगेंस्ट एक कोऑपरेटिव एक्शन लिया जाए। सो इट्स अ कोऑपरेटिव सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट इन बैलेंस ऑफ पावर ओनली मेजर स्टेट आर द एक्टर्स। बैलेंस ऑफ पावर में मेन एक्टर्स कौन होते हैं? जो बिग पावरफुल स्टेट्स होती हैं। ये मैंने इसके फीचर्स में भी बताया था। वहीं इसमें जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं दे आर जस्ट द स्पेक्टेटर्स। वहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऑल स्टेट आर द एक्टर्स, वेदर दे आर बिग वेदर दे आर स्मॉल, सभी एक्टर्स कलेक्टिव सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं क्योंकि सभी देशों का कमिटमेंट होता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को डिफेंड करना है। हालांकि बेशक थियोरी में कहा जाए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में सभी स्टेट्स एक्टर्स होते हैं, बट इन रियलिटी या इन प्रैक्टिकलिटी जब भी कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस लिए गए हैं तो ये देखने में आया है कि जो बिग या मेजर पावर्स हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को डोमिनेट करती हैं। बट इन थियोरी इसका मानना है कि सभी स्टेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। Next difference is that balance of power alliances are definite whereas the collective security cooperation is general. Balance of power में alliances clear होते हैं। हमें पता है कौन से alliance में कौन सा देश है। अगर हम कोल्ड वॉर के ज़माने की बात करें तो हमें पता है कि यूएसए के अलायंस में कौन होगा? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होंगे। whereas जो यूएसएसआर का ग्रुप है उस अलायंस में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होंगे। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या है कि कॉपरेशन इज जनरल। इसमें अलायंस वाली बात ही नहीं है। ये एक अग्रीमेंट है जिसमें माना जाता है कि इन केस किसी भी स्टेट पर हमला होता है तो सभी स्टेट साथ में आएंगे और अग्रेसिव स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। तो सभी स्टेट्स के बीच में एक जनरल कॉपरेशन होगा। कोई सिलेक्टिव कंट्रीज नहीं आने वाले अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। Another difference is the difference in terms of enemy. Balance of power में enemy होता है एक ऐसा नेशन स्टेट या ग्रुप जिसकी पावर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ऑल्सो अगर ग्रुप ए है तो उसका एनिमी कौन होगा? ग्रुप बी होगा। अगेन टॉकिंग फ्रॉम द कोल्ड वॉर पर्सपेक्टिव, यूएसए वाले ग्रुप का एनिमी कौन होगा? इट विल बी यूएसएसआर। और यूएसएसआर वाले ग्रुप का एनिमी कौन होगा? मेंबर्स ऑफ द यूएसए ग्रुप। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी में एनिमी कौन होता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी में एनिमी इज ऑलवेज फ्रॉम विद इन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये एज्यूम करके चलती है कि सभी के सभी नेशन स्टेट्स कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट हैं।
तो फिर तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि जो अग्रेसर होगा वो सिस्टम के विद इन से होगा, क्योंकि सभी स्टेट्स उस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट है। तो ये होता है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द एनिमी। बैलेंस ऑफ पावर में एनिमी जो होते हैं दे आर द मेजर पावर्स, अपोजिंग ग्रुप्स एक दूसरे के एनिमी होते हैं, और कलेक्टिव सिक्योरिटी में एनिमी होता है फ्रॉम विद इन द सिस्टम। वो कोई भी देश हो सकता है, एक ऐसा देश जो दूसरे देश पर हमला कर दे। Balance of power is a group system, whereas collective security is a global system. Well, balance of power involves forming of groups. इसमें groups form किए जाते हैं, so obviously ये एक group system है। जैसा कि एक ग्रुप A है, दूसरा ग्रुप B है, या जैसे कि USSR का ग्रुप है और USA का ग्रुप है। लेकिन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है वो एक ग्लोबल सिस्टम है। पूरे ग्लोब में जो नेशन स्टेट्स आते हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का पार्ट हैं, सो इट्स अ ग्लोबल सिस्टम। सो ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर इक्वल मेंबर्स ऑफ इट। Balance of power involves a general alliance among some states, whereas collective security system is a general agreement. ये भी मैंने बताया है कि बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, स्टेट्स के बीच में अलायंसेस बनते हैं, और अलायंसेस आर ऑलवेज फॉलोड बाय काउंटर अलायंसेस। ये मैंने मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर वाली वीडियो में बताया था, जैसे कि एक्सिस पावर्स वर्सेस द अलाइड पावर्स, या ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटेंट। और इसमें हर अलायंस के कुछ मेंबर्स होते हैं। किसी अलायंस के 5 से 6 मेंबर्स हो सकते हैं, या किसी में 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हर अलायंस के कुछ मेंबर्स होते हैं। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी तो एक जनरल एग्रीमेंट है। ये एक अग्रीमेंट होता है सभी स्टेट्स के बीच में कि इन केस एक देश पर अटैक किया जाता है या एक देश पर हमला किया जाता है तो वो सभी स्टेट्स पर हमला माना जाएगा, और फिर सभी स्टेट्स को मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन लेना होगा। The basis of balance of power is mutual fear, while that of collective security is mutual cooperation. Balance of power आधारित है म्यूचुअल फेयर पर। ये मैंने आपको क्रिटिसिज्म में भी बताया था कि बैलेंस ऑफ पावर का आधार फेयर या डर है, और डर कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस का आधार नहीं हो सकता है। इस बेसिस पर बैलेंस ऑफ पावर को क्रिटिसाइज भी किया गया है। बैलेंस ऑफ पावर में स्टेट्स अलायंस क्यों फॉर्म करते हैं? वो डर की वजह से अलायंस फॉर्म करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने ये अलायंस नहीं बनाया तो दूसरा ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ग्रुप अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करेगा, इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट करेगा। और हो सकता है कि अगर वो ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो दूसरी स्टेट्स पर हमला करने लगे। तो इस फेयर की वजह से, इस डर की वजह से देश एक साथ आते हैं एंड ग्रुप्स एंड अलायंसेस फॉर्म करते हैं। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी का आधार है म्यूचुअल कोऑपरेशन। इसमें सब स्टेट साथ में आते हैं और इस बात पर उनका एक जनरल अग्रीमेंट होता है कि किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो सब देश मिलकर आपस में थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन अग्रेसर स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ऑपरेट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑपरेशन के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी के केस में ऐसा नहीं है। इसको ऑपरेशनलाइज तभी किया जा सकता है जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में हो, क्योंकि उसी की लीडरशिप के अंडर कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस को कैरी आउट किया जा सकता है। The last difference is in terms of neutrality. Balance of power जो है वो न्यूट्रलिटी अलाउ करती है। तो अगर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, नेशन स्टेट्स के पास पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या वो न्यूट्रल भी रह सकते हैं। अब जैसे इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया के पास भी चॉइस थी कि वो यूएसए को ज्वाइन कर सकते हैं या यूएसएसआर को ज्वाइन कर सकते हैं, या इन दोनों ही ग्रुप से अलग रह सकते हैं। तो ये न्यूट्रलिटी को परमिट करता है, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी के केस में ऐसा नहीं है। ये मान के चलता है कि अगर कहीं कोई अग्रेशन होता है तो सभी की सभी स्टेट्स साथ में आएंगी और उस अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लेंगी।
थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रलिटी को परमिट नहीं करता है। स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन में। दे डोंट हैव अ चॉइस, इवन दो इन प्रैक्टिकलिटी इट्स डिफरेंट। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है। एंड यू कैन सी देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। हाउएवर दैट डजंट मीन कि दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। द फर्स्ट सिमिलैरिटी इज दैट बोथ आर डिफेंसिव इन नेचर। दोनों ही नेचर में या प्रकृति में डिफेंसिव हैं। दोनों का ही पर्पस ये है कि अपने अपने ग्रुप को डिफेंड करना है अगेंस्ट वॉर एंड अग्रेशन, बिकॉज बोथ रियलाइज दैट इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए दे एम एट डिफेंडिंग देयर मेंबर स्टेट्स अगेंस्ट वॉर एंड अग्रेशन। अब चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर में अलायंस बना के किया जाए या कलेक्टिव सिक्योरिटी में एक जनरल एग्रीमेंट के थ्रू, डिफेंड तो ये दोनों ही अपने अपने मेंबर स्टेट्स को करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिफेंसिव इन नेचर। अनदर इज द सिमिलैरिटी इन मेथड। मेथड्स में भी दोनों सिमिलर हैं। दोनों का ही मानना है कि अगर अग्रेशन को खत्म करना है तो ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पावर में तो ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कुछ मेंबर स्टेट साथ में आते हैं, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी में से क्या कहा जाता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी में से कहा जाता है क्रिएशन ऑफ अ प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर, जिसमें सभी स्टेट साथ में आते हैं और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ग्रुप तो यहां पर भी फॉर्म हो रहा है ना, बेशक सभी के सभी मेंबर स्टेट्स उसका पार्ट हों। मेंबर स्टेट्स के साथ आने की बात दोनों ही करते हैं। Another similarity is that both accept war as a means. दोनों का ही मानना है कि अगर सिचुएशन डिमांड करती है वॉर की तो वॉर को एज अ मींस यूज कर लेना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रेसर के अगेंस्ट वॉर पे जाने को सपोर्ट करता है अगर सिचुएशन ऐसा डिमांड करे तो। वहीं बैलेंस ऑफ पावर भी इंटरनेशनल लेवल पर इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए या जस्ट इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए वॉर को एज अ मींस यूज करने का सपोर्ट करता है। बोथ एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ विल टू एंड अग्रेशन। दोनों बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी का मानना है कि अगर अग्रेशन या आक्रमण कहीं भी होता है तो उसे खत्म करने की जरूरत है, और दोनों ही ये मान के चलते हैं कि मेंबर स्टेट्स में ये इच्छा होती है, विल होती है कि अग्रेशन को खत्म किया जाए। कोई भी स्टेट ये नहीं चाहती कि अग्रेशन या वॉर हमेशा के लिए चलती रहे। ये भी एक सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी, बोथ एक्सेप्ट स्टेट्स एज एक्टर्स अगेंस्ट वॉर। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का मानना है कि वॉर इज द एनिमी। वॉर या एग्रेशन एनिमी है एंड नॉट द स्टेट दैट कमिट्स इट। जो स्टेट उस वॉर या एग्रेशन को कमिट कर रही है वो एनिमी नहीं है। तो इसलिए अगर वॉर पर जाना भी पड़ता है, चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर के तहत हो या कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत हो, तो वॉर और एग्रेशन को खत्म करना है, ना कि उस स्टेट को एलिमिनेट करना है, स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। साथ ही साथ दोनों ये मान के चलते हैं कि इन केस अगर वॉर होती भी है तो ऐसे में स्टेट्स विलिंग होंगी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। बोथ हैव सिमिलर परसेप्शंस ऑफ पीस। इन दोनों का ही मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई भी देश पीस को खतरा पहुंचाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ऑल्सो बोथ बिलीव इन मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स फॉर एंडिंग एग्रेशन। दोनों बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी मान के चलते हैं कि अगर एग्रेशन को एंड करना है या आक्रमण को एंड करना है तो उसके लिए स्टेट्स का आपस में मिलिटरीली कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है, तभी अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंसेस के साथ साथ इन दोनों के बीच में काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप कि अब आपको अगर इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।